कबहू बढ़ेगी चोटी, इसका शीर्षक है। 60 वर्ष पूरे होने के बाद बहुत मित्रों और परिवारजनों के शुभकामना संदेश मिले। जी हाँ, आपका भी मिला, बताने ही वाला था। सभी को यथा समय उनके संदेश मिलने की पहुंच भी दी गई। जो फिर भी छूट गए किसी कारण से, उनसे क्षमा याचना। मुद्दा वो नहीं है। शुभकामना संदेश में कुछ ऐसे थे जिसमें कहा गया, लगता ही कि नहीं कि तुम 60 के हो गए। इससे पहले कि इस संदेश में अभिव्यक्त प्रशंसा की खुशी मना पाता, दूसरा संदेश आ पहुंचा, अब हुए हो 60 के, हमें तो लगा कब के हो चुके हो। समझना कठिन था कि किस कथन को सही माना जाए और तय करना कठिन था कि कैसे व्यवहार किया जाए। वैसे अपनी उम्र के आकलन के बारे में ऐसे हादसे मेरे साथ जिंदगी भर होते रहे हैं। बचपन में कहा जाता था कि बहुत नाजुक दिखते थे, इसलिए माँ ने लड़की की सारी हसरतें हम पर ही पूरी कर डाली और 3 साल तक फ्रॉक पहना कर रखा। अब तो शायद इस बात की कल्पना भी करना किसी हादसे से कम न हो, लेकिन उस समय कहा जाता था कि कई लोग सच में धोखा खा जाते थे कि लड़का है कि लड़की। जरा बड़े हुए तब भी ऐसे बड़े नहीं हो पाए कि बड़े दिखें, इसलिए लोग हम दोनों भाइयों को कहते थे कि बड़ा तो ठीक ही बड़ा है, लेकिन छोटा जरा ज्यादा ही छोटा है। तब लगता था कि भगवान मैं कब बड़ा हो पाऊंगा। भगवान से मनाता था कि मुझे जल्दी बड़ा कर दे। जैसे कृष्ण ने अपनी माँ से पूछा था, कबहू बढ़ेगी चोटी, ताकि वे भी दूध पीने से अपनी चोटी को बलराम की तरह बड़ी कर सकें। एक दिन भगवान ने सुन ली। उस दिन शायद भगवान के पास एक के साथ एक फ्री वाली स्कीम चल रही थी। बड़ा करने की गुहार शायद 2 बार सुन ली, इसलिए बड़ा नहीं किया, कुछ ज्यादा ही बड़ा कर दिया। और हम जो कि कुछ साल तक लड़की की तरह नाजुक दिखते थे, हम इतने बड़े दिखने लगे कि उम्र को लेकर भयानक हादसे होने लगे। 8वीं पास करके 9वीं कक्षा में गए थे। पिताजी के एक परिचित घर आए। मैंने उनका स्वागत किया। पिताजी अंदर तैयार हो रहे थे तो अतिथि धर्म निभाते हुए उनके पास बैठा। उन्होंने औपचारिकतावश पूछा, आप क्या करते हैं? ऐसे प्रश्न का सामना पहली बार हुआ था। मैंने गड़बड़ी में उत्तर दिया, हम 9वीं में होते हैं। वे पहले तो जरा चक्कर खा गए इस उत्तर से, फिर जरा देर में संभल कर बोले, मेरा मतलब था कि आप काम क्या करते हैं। उन्हें निराश करने का इरादा तो नहीं था, फिर भी कहना पड़ा, काम तो कुछ नहीं करता 9वीं में पढ़ने के अलावा। उन परिचित के चेहरे के भाव देखने लायक थे। उन्हें अवश्य लगा होगा कि जोशी जी का ये बेटा एकदम डफर है और 9वीं में ही लगातार फेल होता जा रहा है। स्कूल में पढ़ते हुए कौन से कॉलेज में हो बेटा या किस ईयर में हो बेटा, ऐसे सवालों का सामना कई बार किया। बार बार भगवान से बना था कि किसी तरह कॉलेज पहुंचा दो ताकि इस सवाल का सही उत्तर देकर आत्मग्लानि से मुक्त हो सकूं। लेकिन कॉलेज में आते ही नए सवाल ने सताना शुरू कर दिया। आप कहाँ काम करते हैं? आप कहाँ सर्विस करते हैं? एक बार तो पराकाष्ठा हो गई। इंदौर से एक परिचित प्रोफेसर साहब को चेन्नई जाना था। उन दिनों मद्रास के लिए इंदौर वासियों को भोपाल से ट्रेन लेनी पड़ती थी। पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी और वे अस्पताल में भर्ती थे। उन दिनों मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा था। उन प्रोफेसर साहब को इन दोनों बातों की जानकारी थी। वे जैसे ही ट्रेन से उतरे, मैंने उन्हें पहचान कर उनका सामान हाथ में ले लिया और आगे चलने लगा। प्रोफेसर साहब संकोच में बोले, रहने दीजिए जोशी साहब, आप अभी अभी बीमारी से उठे हैं। मुझे उन्हें समझाकर कहना पड़ा कि जो अस्पताल में हैं वे मेरे पिता हैं और मैं उनका बेटा। अच्छा, तो तुम हो जो इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। मैंने उनकी बात का जो समझ में आया जवाब दिया, क्योंकि मैं बेहद गुस्से में था। अब बताइए भला, एक ही समय में मैं अपना बाप और बेटा कैसे देख सकता हूँ? ऐसा तो लोग सिनेमा में ही देखने से स्वीकार करते हैं। तभी तो खराब मेकअप के बावजूद दर्शकों ने शाहरुख खान को बाप और बेटा दोनों के रूप में झेल लिया जवान में। नौकरी मिली तो ऐसी कई जगहों पर ज्यादातर सहयोगियों से बड़ा ही दिखा, इसलिए भाई साहब की जगह चाचा ने ले ली। सब्जी वालों ने, दूध वालों ने अंकल कहना शुरू कर दिया। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि कबहू बढ़ेगी चोटी अपसाइड डाउन हो गई। बड़े भाई साहब का परिचय कराया तो सामने वाले ने पूछा, सचमुच आपसे बड़े, लगते तो छोटे। लगने लगा कि कब मैं सचमुच अंकल का स्टेटस प्राप्त करूंगा। मैं उम्र के इस मकाम को हासिल करता और उस उम्र का स्टेटस मुझसे दूर छिटक कर खड़ा हो जाता।
जब लगा कि अपन अंकल की कक्षा में यानी ऑर्बिट में स्थिर हो गए हैं और उस परिस्थिति से समझौता करना शुरू कर दिया, उसी समय एक और हादसा हो गया। ट्रेन से भोपाल से दिल्ली आ रहा था। एसी कंपार्टमेंट की अपनी लोअर बर्थ पर बैठे सामने वाली बर्थ के सहयात्री का इंतजार कर रहा था। तभी एक युवती अपने 3-4 साल के बेटे और ढेर सारे सामान के साथ दाखिल हुई। अपन ने भी अपनी जीन्स टी शर्ट ठीक की, मैन विल बी मैन की तर्ज पर सांस रोककर पेट अंदर किया। कुली के साथ उसका भारी भरकम सामान उतरवाने में और बर्थ के नीचे जमवाने में मदद की। ट्रेन चलने लगी तो उसने मुस्कुराकर अभिवादन किया, जिसके उत्तर में अपन ने भी सांस रोककर पूरी मुस्कुराहट बिखेरी। इससे पहले कि मैं कुछ और बोलकर संभाषण आगे बढ़ा पाता, वो अपने बेटे से बोली, सोनू से नमस्ते टू दादू। सोनू ने भी अपनी माता का आज्ञा का पालन करते हुए मेरे पैर छुए और कहा, प्रणाम दादू। इसके बाद का सफर कैसा हुआ होगा, इसका विवरण देने की शायद अब कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए लगा कि 60 का हो जाऊंगा तो कम से कम इस जंजाल से तो मुक्ति मिलेगी, किसी एक स्टेटस में स्थिर हो पाऊंगा। लेकिन लगता है कि उम्र के स्टेटस में स्थिर होना किस्मत में नहीं। अब किसी और मित्र ने कह दिया है 60 के हो गए हो तो हो जाओ, लेकिन बताओ मत इतनी जोर से, इससे बात खराब होती है। उम्र को थामना संभव नहीं, वो तो बढ़ती ही है। लेकिन भाग्यवान वे होते हैं जो हर समय अपनी उम्र के दिखते हैं और स्कूल में रहते हुए भी आप क्या काम करते हैं जैसे प्रश्नों का सामना नहीं करते। अपनी किस्मत में तो सूरदास का पद ही बदा है, कब मुँह बढ़ेगी चोटी। थैंक यू। चाहूंगा कि हम सब अपने स्थान से खड़े होकर एक बार जोशी जी का अभिनंदन